जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं सहायक आचार्य 1 to 5 का। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा और इसी तरह से आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह मिलता रहेगा। आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा। पहला प्रैक्टिस सेट जो होगा ये फुल लेंथ का होगा और जो सेट 2 होगा वो टॉपिक वाइज होगा, है ना। ये सेट 2 जो होगा ये टॉपिक वाइज होगा। फिर सेट 3 जो होगा वो फुल लेंथ होगा। फिर सेट 4 जो होगा वो टॉपिक वाइज होगा। यानी ये अल्टरनेट आपका सेट जो वो चलता रहेगा, है ना। 1 2 3 इस तरह से अल्टरनेट जो वो चलता रहेगा। जितना भी ऑड नंबर का जो टेस्ट होगा वो सारा आपका फुल लेंथ होगा और जितना भी इवेंट नंबर का सेट जो होगा वो टॉपिक वाइज होगा। तो ये आप देख लीजिएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें हम पहले बता दिए। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। आज का पहला सवाल है और बता दें कि आज का ये जो सेट होगा वो एक इंट्रोडक्शन के रूप में होगा। बस केवल इतना आप सबको समझना कि किस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी के जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे प्रैक्टिस सेट का लेवल भी आगे बढ़ता जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है कि खोटा गद्य पद्य संग्रह कौन रकम में किताब लागे। तो बता दें कि खोटा गद्य पद्य संग्रह, देखिए नाम में ही लिखा हुआ है यहाँ पे गद्य और पद्य ये दोनों का संग्रह है। तो यहाँ पे भी गद्य और पद्य ये दोनों का संग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि मांझो कहानी लिखवैया का नाम बतावा। मांझो कहानी जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो मांझो कहानी की अगर बात करें तो इसे लिखा है भुवनेश्वर साहू ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। और खोटा गद्य पद्य संग्रह में यह छपा हुआ एक कहानी है ना, मांझो कहानी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। एकर में कौन खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब है छपल कहानी नाय लागे। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि कह रहा है कि खोटा गद्य पद्य संग्रह किताबें छपल कहानी नाय लागे, यानी कहानी नहीं है। तो धर्म करम, सौंध माटी टान और चासा ये तीनों तो कहानी है, जबकि उड़ीस महात्म की अगर बात करें तो यह एक लेख है। क्या है? यह एक लेख है ना। याद रखिएगा यह कहानी नहीं, यह एक लेख है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। उड़ीस महात्म केकर लिखल लेख हके। उड़ीस महात्म जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है। थोड़ा सा उसके ऊपर में हम पहले कुछ चीजें और भी बता दें। जैसे कि यहाँ पे धर्म कर्म आपको दिख रहा होगा, तो याद रखना है दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा इस कहानी को लिखा गया है। सौंध माटिक टान BN ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि चासा की अगर बात करें तो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। आगे हम लोग एक कविता की भी बात करेंगे, चासा कविता की भी, लेकिन चासा कहानी की अगर बात करें तो इसे लिखा है बंसीलाल बंसी ने। जबकि उड़ीस महात्म जो लिखा गया है, अगला सवाल भी वही है कि उड़ीस महात्म केकर लिखल लेखक है। तो इसको लिखा है महेश गोलवार जी ने, है ना। तो महेश गोलवार के द्वारा इसे लिखा है, महेश गोलवार ने लिखा है और यह एक लेख है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बरवा अड्डक अखय बोर शांति भारत जी लिखल कैसन रचना लागे। तो बोरवा अड्डक अखय बोर यह शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन यह किस प्रकार की रचना है। तो यह एक संस्मरण है ना। यह क्या है? यह एक संस्मरण है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। साथ ही साथ में एक और सवाल में पूछ लिया जाए कि बरवा अड्डक अखय बोर केकर जीवन पर आधारित है या केकर बारे में या किसके बारे में लिखा गया है। तो यह लिखा गया है पानुरी जी से संबंधित है ना। पानुरी जी से संबंधित है। या केकर से लस्तंगा है तो पानुरी जी से लस्तंगा है। उड़ गलक फुलवा रह गलक बास केकर जीवन पर आधारित है। उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, बता दे कि यह जो लिखा गया है ना, यह भी एक संस्मरण है और गोविंद महतो जंगली के द्वारा इसे लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये नहीं पूछ रहा कि इसको लिखा किसने है। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि यह जो संस्मरण है वो किसके जीवन पर आधारित है। तो बता दे कि हिंदी के जाने माने साहित्यकार राधा कृष्ण के जीवन पर आधारित है ना। तो राधा कृष्ण जी के जीवन से संबंधित यह जो वो संस्मरण है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। परपन सर्टिफिकेट केकर लिखल रचना हके। परपन सर्टिफिकेट बता दे कि यह एक लेख है जिसको लिखा है अमर कुमार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब है कई गो गद्य रचना छपल है। खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में कुल कितने गद्य रचनाएं छपी हुई है। तो बता दें कि इसमें कुल 14 गद्य रचनाएं जो वो छपी हुई है। अब यहाँ पे अगर आपको काउंट करना है तो आप चाहे तो इसे काउंट भी कर सकते हैं। कैसे? 4 कहानी इसमें से है ना।
4 कहानी है प्लस 3 लेख है, ठीक है। 2 संस्मरण है इसमें छपा हुआ, 2 संस्मरण है। संस्मरण के बाद में एक यात्रा वृत्तांत है, एक इसमें शब्द चित्र है, एक इसमें शब्द चित्र है। उसके बाद में याद रखिएगा 2 इसमें जीवनी है ना, 2 इसमें जीवनी है। उसके बाद में एक इसमें जो वो नाटक है। 4 और 3 7, 2 9, 10, 11, 2 13 और 1 14, कुल जो वो 14 इसमें से गद्य रचनाएं जो वो छपी हुई है। तो ये पूरा आप चाहे तो पूरा डाटा याद रख सकते हैं। हालांकि इतना जरूरत नहीं है, लेकिन मैं भी अगर पूछ दिया जाए कि खोटा गद्य पद्य संग्रह किताबें कई गो जीवनी छपल है, कई गो कहानी छपल है, क्या पता इस तरह के सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है खोटा गद्य पद्य संग्रह किताबें पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक का प्रकाशन जो पहला प्रकाशन हुआ है वो 1989 में 1989 में, और दूसरा प्रकाशन इसका 2020 है ना। दोनों प्रकाशन आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा वृत्तांत कौन किताबें छपल है। दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा, यह यात्रा वृत्तांत जो छपा हुआ है वो किस पुस्तक में छपा हुआ है, तो खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में जो वो छपा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फरीश डहर की अगर बात करें तो इसे लिखा है पंचम महतो ने, है ना, पंचम महतो ने लिखा है, और यह एक कहानी संग्रह पुस्तक है। खोटा निबंध की अगर बात करें तो इसे लिखा है बीएन औदार ने, है ना, इसको लिखा है बीएन औदार ने। और एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता जो वो कौन है, वो है संतोष कुमार महतो, है ना, संतोष कुमार महतो। ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कि बड़का बुजुर्ग बिरसा जीवनी लिख लिखत। बड़का बुजुर्ग बिरसा जीवनी जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जीवनी जो लिखा है वो डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा इसे लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शेख भिखारी जी की जीवनी लिखवैया का नाम बतवा। शेख भिखारी जी की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया है, यह सवाल हो सकता है कि मे भी आपके आने वाली परीक्षा में पूछ लिया जाए। 2 में से एक तो सवाल जरूर पूछा जाएगा, या तो शेख भिखारी की जीवनी पर आधारित या बड़का बुजुर्ग बिरसा, या तो मे भी दोनों भी पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा, अगर बड़का बुजुर्ग बिरसा ए.के. झा ने लिखा है और शेख भिखारी जी की जीवनी जो लिखा है वो पारसनाथ महतो ने लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आपको जरूर ध्यान रखने हैं, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इस प्रकार के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले परीक्षाओं में। भले अभी आपको लगे कि ये थोड़े आसान सवाल हैं, लेकिन जब आप परीक्षा में ऐसे सवाल देखेंगे उस टाइम आपको लगेगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने ऐसे सवाल जो वो हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस किया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। पूटी और पालू केकर लिखल शब्द चित्र है। तो पूटी और पालू सबसे पहले याद रखिएगा यह एक शब्द चित्र है, और इसको लिखा किसने है, ए.के. झा ने लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है सही मिलान छांटने के लिए यहाँ पे दे रखा है। एक तरफ तो आपको रचनाएं दिख रहे होंगे, एक तरफ रचनाएं दिख रहे होंगे और दूसरी तरफ जो वो लेखक है। धर्मकरम जो कि एक कहानी है, और इसको लिखा किसने है, धर्मकरम को, तो इसको लिखा है दिनेश कुमार दिनमणि ने। तो यह तो ऑप्शन गलत है। सौंध माटिक टान, यह जो वो बीएन औदार के द्वारा लिखा गया है, तो यह भी गलत है। पूटी और पालू ए.के. झा ने लिखा है, तो यह भी ऑप्शन गलत है। पर्पल सर्टिफिकेट अमर कुमार ने लिखा है, तो बिल्कुल यह सही है, क्योंकि पर्पल सर्टिफिकेट एक लेख है और इस लेख को लिखने का काम किया है अमर कुमार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही मिलान छांटने के लिए दिया है, तो सही मिलान इसमें डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा केकर लिखल लेख लागे। तो इसको लिखा किसने है, शिवनाथ परमाणु के द्वारा इस लेख को लिखा गया है, खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खोटा निबंध किताब एक लिखवैया लागत। खोटा निबंध किताब के लिखवैया कौन है, इसको लिखा है बीएन औदार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खोटा निबंध किताबें कई गो निबंध उखरवल है, तो इसमें से कुल 12 निबंध जो वो छपा हुआ है। अगला सवाल है कि खोटा निबंध किताबें को पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। तो इसका पहला प्रकाशन 1990 ईस्वी में इसका जो वो पहला प्रकाशन होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है खोटा निबंध किताबें प्रकाशक संस्था बतावा। खोटा निबंध जो पुस्तक है उसका प्रकाशक संस्था कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय भाषा अकादमी रांची, इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि खोटा निबंध किताबें का दूसरा प्रकाशन बच्चर तो 2016, या तो अगर 2016 ऑप्शन में नहीं दिखे और 2017 दिखे तो आप 2017 भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों आपको दिखेगा, कहीं कहीं पे 2016, कहीं कहीं पे 2017, लेकिन बी एन औदार जी की पुस्तकों में 2016 दे रखा है, इसलिए यहाँ पे 2016 मानिएगा। अगर 2016 ना रहे ऑप्शन में तो फिर 2017 कर सकते हैं आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है खोटा निबंध किताबें छपल पहिल निबंध कर छांटा। तो पहला निबंध इसमें से है सब डाय चले, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा केकर लिखल निबंध हके। तो बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा यह खोटा निबंध में छपा हुआ एक निबंध है और इसको लिखा है बी एन औदार ने। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परम करम कौन रकमे रचना लागे। तो बता दें कि यह एक प्रकार का निबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता कौन किताबें छपल रचना लागे। तो यह जो वो खोटा गद्यपद संग्रह, माफ कीजिएगा, खोटा गद्यपद संग्रह बोलते हैं, खोटा निबंध पुस्तक में छपी हुई निबंध है ना। तो फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता खोटा निबंध पुस्तक में छपा हुआ है और इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है बी एन औदार ने, है ना। बी एन औदार के द्वारा इस निबंध को जो वो लिखा गया है और यह किस पुस्तक में छपा हुआ है, तो यह छपा हुआ है खोटा निबंध में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एकर में कौन रचना खोटा निबंध किताबें नाय छपल है। अब ध्यान से यहाँ पे 4 निबंध आपको दे रखा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपसे कौन सा निबंध इसमें से जो वो खोटा निबंध पुस्तक में नहीं छपा हुआ है ना। खोटा निबंध पुस्तक में कौन सा निबंध नहीं छपा हुआ है। सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, हामिन के संस्कृति और तकर ऊपरे संकट, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर श्रेष्ठताएं योगदान, ये तीनों निबंध जो वो इस पुस्तक में छपा हुआ है और तीनों को लिखा है बी एन औदार ने। जबकि खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा अगर बात करें तो यह एक लेख है और इस लेख को लिखा है शिवनाथ प्रामाणिक ने। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एगो कुकरेक आत्मकथा कर लिखवैया का नाम बतवा। एगो कुकरेक आत्मकथा यह भी एक निबंध है और इस निबंध को लिखा है बी एन औदार ने, जो कि खोटा निबंध पुस्तक में छपा हुआ है। अगला सवाल है कि डाह नाटक के लिखवैया का नाम बतवा। डाह नाटक किसने लिखा है, तो इसे लिखा है सुकुमार ने। सुकुमार जी का पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है, यह भी नाम आपको जरूर याद रखनी है। अगला सवाल है कि डाह नाटकें कई गो अंक है। तो डाह नाटक में कुल 3 अंक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डाह नाटक एक प्रकाशन बच्छर बतावा। प्रकाशन वर्ष आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं किया कि आपसे पहला प्रकाशन पूछ रहा है या दूसरा प्रकाशन या तीसरा प्रकाशन। यहाँ पे जब स्पष्ट नहीं हो तो ऐसे में आप आंसर जो वो तीनों को करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला प्रकाशन 1992, दूसरा प्रकाशन 2010, तीसरा प्रकाशन 2019। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि डाह नाटक एक प्रकाशक संस्था कर नाम बतवा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंती देवी भेंटरा बोकारो, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डाह नाटकें कई गो दृश्य है। अब देखिए जब डाह नाटक में दृश्य की बात करें तो या तो 11 देख लीजिएगा, अगर 11 ऑप्शन में नहीं हो और फिर अगर 12 ऑप्शन में दे दे तो फिर आपको वहां पे वैसे में 12 आंसर करना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दृश्य तो इसमें से 11 ही है, लेकिन इस नाटक की शुरुआत जो हुई है वहां पे उसका नाम लिखा गया है एक दृश्य के जैसा ही है, जिसका नाम रखा गया है घर मड़ौनी। घर मड़ौनी कहने का अर्थ क्या है, जब आपने अजगर नाटक पढ़ा होगा, है ना, जब आप अजगर नाटक पढ़े होंगे तो वहां पे एक नाम लिखा हुआ आया होगा पूर्वाभास, है ना, पूर्वाभास। यानी नाटक की जो शुरुआत होती है या नाटक की जो भूमिका होती है उस भूमिका के बारे में वहां पे वर्णन होता है कि आखिर में इस नाटक में क्या है, कैसे क्या है, उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय वहां पे देखने को मिल जाता है उस नाटक से संबंधित। ठीक उसी प्रकार से डाह नाटक में भी जो नाटक की शुरुआत होती है वो होता है घर मड़ौनी के नाम से। तो याद रखिएगा, ऐसे तो इसमें दृश्यों की संख्या कुल 11 है, अगर 11 ऑप्शन में ना हो तो फिर 12 आंसर करिएगा। डाह नाटकें कई गो मर्द पात्र आयल है। अब यहाँ पे फिर एक आपको कह सकते हैं कि विवाद खड़ा कर सकता है इस सवाल में भी। ऐसे तो 8 जो वो इसमें पात्रों की चर्चा की गई है स्पष्ट रूप में,
है ना। 8 पात्र की चर्चा तो इसमें स्पष्ट रूप में वर्णन किया गया है, लेकिन इसके अलावे भी और भी कुछ कुछ पात्र हैं जिनके बारे में वर्णन किया गया है पुस्तक में। जैसे कि एक चोर के साथ में जो जाता है उसके बारे में वहां पे एक नाम आया है, और भी कई ऐसे नाम हैं जिसके बारे में वर्णन नहीं होता है वहां पे। तो ऐसे में तो फिलहाल के लिए जो वर्णन किया गया है उसमें से कुल 8 से 10 नाम है। अगर 10 नहीं हो तो 8 आंसर करिएगा, 8 या 10 वहां पे आपको ऑप्शन मिल सकता है ना। तो ये दोनों में से कोई कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो फिर कह सकते हैं कि हालांकि ज्यादातर जो आपको ऑप्शन मिलने का अनुमान है वो इन्हीं 8 से 10 मिलेगा, है ना, या तो 8 या 10, क्योंकि 8 पात्र तो स्पष्ट रूप में वर्णन किया गया है, जिसमें से नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, सब नाम आपको पता होगा, है ना। सब नाम आपने पढ़ा होगा, डाह नाटक को काफी डिटेल में पढ़ाया गया है, सारे पात्रों के बारे में, दोनों भाइयों के बारे में बताया गया है, कारखाना का मालिक कौन रहता है, मैनेजर कौन रहता है, उस दोनों भाई के अलावे और कौन कौन पात्र उसमें से आया है, कौन उसके साथ में काम करता है, उसके खिलाफ में कौन काम करता है, सारी बातें वहां पे हम लोग नाटक के जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। डाह नाटके कई को जनी पात्र आयल है, तो देखिए यहाँ पे या तो 2 ऑप्शन होगा या तो फिर 3 ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे रचना और भावना ये 2 पात्र तो आपको स्पष्ट रूप में पता है, लेकिन एक नाम और आया है मुन्नी और बंटू, है ना। बंटू एक शब्द, बंटू एक नाम आया है, मुन्नी और बंटू। तो बता दें कि ये 2 पात्र और भी उसमें से वर्णन किया गया है। तो जब हम लोग बोल रहे थे कि पुरुष पात्र में तो 8 का नाम तो आया है, एक जो वो इसमें से किशन लाल या किसना कह सकते हैं कि जो कि चोर के साथ में रहता है, तो उसके बारे में एक वर्णन आया है, और एक बंटू, तो 2 नाम अगर इसको भी जोड़ लीजिएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से रचना और भावना ये 2 नाम तो है ही, इसके अलावे अगर मुन्नी को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये भी तो एक महिला पात्र ही है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि स्त्री पात्र ही के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 3 भी आ सकता है। अगर 2 ऑप्शन में ना हो और 3 हो तो 3 कर लीजिएगा, अगर दोनों हो तो ऐसे में आप आंसर जो करिएगा वो डिपेंड करता है जीएसएससी के क्या उसको सही आंसर मानेगा ऐसे में, लेकिन अच्छा आंसर जो होगा वो 3 होना चाहिए, क्योंकि तीनों पात्र की चर्चा यहाँ पे की गई है। लेकिन अगर 3 नहीं हो तो फिर 2 आंसर करिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। डाह नाटक एक शुरू कौन नाम से करल गेल है, तो इसका नाम जो शुरुआत किया गया है वो घर मड़ौनी के नाम से किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। सुकुमार जी के पूरा नाम बतावा। इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम जो वो सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। डाह नाटक एक भूमिका लिखल है। डाह नाटक की भूमिका जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बता दें कि डाह नाटक की भूमिका जो वो 2 लेखकों के द्वारा लिखा गया है। पहला बार जो प्रकाशन होता है उस समय, दूसरा बार प्रकाशन होता है, तो ये दोनों के द्वारा इसकी भूमिका जो वो लिखी गई है अलग अलग समय पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि फरीश डहर किताब एक लिखवैया लागत। फरीश डहर किताब जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, तो पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि फरीश डहर, है ना, यहाँ पे डहर हो जाएगा, फरीश डहर कौन रख में किताब लागे, तो यह जो वो एक कहानी गोच है। कहानी गोच मतलब कहानियों का संग्रह है। इसमें से कुल इसमें से 13 कहानियों का संग्रह है। पहले इसमें 11 कहानी था, लेकिन बाद में इसमें 2 कहानी और जोड़ा गया और इसमें से कुल कहानियों की संख्या 13 हो गई। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। फरीश डहर किताब एक भूमिका लिखल है। फरीश डहर जो पुस्तक है इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा इसकी भूमिका, इस पुस्तक की भूमिका लिखी गई है। फरीश डहर किताबे का पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। इसका पहला प्रकाशन कब होता है, तो बता दें कि इसका पहला प्रकाशन 2001 ईस्वी में इसका जो वो पहला प्रकाशन होता है। अगला सवाल है कि फरीश डहर किताबे प्रकाशक संस्था बतावा। प्रकाशक संस्था कौन सा है, तो इसके प्रकाशक संस्था की बात करें तो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एकर में कौन कहानी फरीश डहर किताबे नाय लागे, यानी इनमें से कौन सी कहानी जो वो फरीश डहर पुस्तक से संबंधित नहीं है। हेराइल हाँसी, खटरस, उदासी और बेड़ाइल छुआ। तो बता दें कि यहाँ पे
हेरायल हाँसी, उदासी और बेड़ायल छुआ, ये तीनों कहानी तो फरीश डहर पुस्तक में छपा हुआ है। लेकिन अगर बात करें खटरस, तो खटरस की बात करें तो यह रचना जो है वो जनार्दन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है ना। यह जो वो जनार्दन गोस्वामी के द्वारा इसे लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एकर में कौन कहानी फरीश डहर किताबें नाय लागे, यानी इनमें से कौन सी कहानी फरीश डहर पुस्तक से संबंधित नहीं है। तो माटिक पुथल की अगर बात करें तो ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, विश्वनाथ दसौंधीराज के द्वारा लिखा गया और यह एक कहानी संग्रह है। जबकि अगर बात करें कर्मा, रकतबारी, दीदी जी, ये सभी कहानियां जो वो फरीश डहर पुस्तक में प्रकाशित है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, फरीश डहर किताबें कौन कहानी नाय छपल है। तो डाइन, चटिया, मानान, ये तीनों कहानी तो फरीश डहर पुस्तक में छपा हुआ है। जबकि सुरमणि है ना, यहाँ पे एक नाम दिख रहा होगा सुरमणि, बता दें कि इस रचना को लिखने का जो काम किया है वो इम्तियाज गदर के द्वारा लिखा गया है ना। तो इसको लिखा है इम्तियाज गदर ने, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, एकर में कौन कहानी पंचम महतो नाय लिखल है, यानी इनमें से कौन सी कहानी जो वो पंचम महतो के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो मनेक व्यथा, भूत और पुनिया, ये तीनों कहानी जो है वो तो लिखा है पंचम महतो ने। जबकि नचनी काकी की अगर बात करें तो पीसी दास यानी प्रहलाद चंद्र दास के द्वारा इस रचना को जो वो लिखा गया है नचनी काकी। कई बार सवाल जो वो पूछा भी गया है कि नचनी काकी केकर लिखल रचना लागे, तो पीसी दास या प्रहलाद चंद्र दास इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। दुखा कहानी कौन किताबें छपल है। दुखा कहानी की अगर बात करें तो यह फरीश डहर पुस्तक में छपा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फरीश डहर किताबें कई गो कहानी छपल है। तो 11 या 13 देख लीजिएगा जो भी आपको ऑप्शन में दिखे, लेकिन इसमें आंसर तो 13 होना चाहिए क्योंकि 11 इसमें पहले था, बाद में इसमें 2 कहानियों को और भी जोड़ा गया है। तो देख लीजिएगा जो भी आपको ऑप्शन में दिखे 11 या 13, इसका सही आंसर कर लीजिएगा। अगला सवाल है, एक पथिया डोंगल महुआ कौन रकम किताब लागे। तो बता दें कि यह एक कविता गोछ यानी कविताओं का संग्रह है इसमें से। अगले सवाल पे आते हैं, एक पथिया डोंगल महुआ किताबें कई गो कविता जोहड़वल गेल है। तो इसमें से अलग अलग कवियों के कुल 47 कविताओं का संकलन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें जोहड़वैया के लागत, तो संतोष कुमार महतो के द्वारा इस पुस्तक का संकलन करने का काम या संकलनकर्ता या संपादक या जोहड़वैया की अगर बात करें तो संतोष कुमार महतो हो जाएगा। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें छपल पहिल कविता हक है। एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में छपी हुई जो पहली कविता है। हो सकता है कि यहाँ से सवाल और भी सवाल आपको डीपली पूछा जाए, लेकिन अभी ये हम पहले बताएं कि आज का ये इंट्रोडक्शन के रूप में ये प्रैक्टिस सेट होगा। आपको सवाल केवल ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे कैसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। हालांकि जब आपका एग्जाम होगा, हम अभी ही बता दे रहे हैं, आप चाहे तो इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के पेपर आप खोलिएगा और इस पीडीएफ को खोल लीजिएगा एक बार। एग्जाम का पेपर आएगा, पेपर खोलिएगा, उसके बाद में इस पीडीएफ को खोल लीजिएगा और इस पीडीएफ को खोल करके एक बार आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा। नहीं भी तो कम से कम 20+ क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। 20+, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन आप खोल करके जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो उस समय आप एग्जामिनेशन पेपर खोलिएगा और फिर ये पीडीएफ खोल करके रख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1 है, इसको ओपन करिएगा और आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। लगभग 15 से 20 सवाल ऐसे होंगे जो कि आपको इस पीडीएफ से सवाल हूबहू देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में छपी हुई पहली कविता है हमनी सब एक। अब बोलेंगे हमनी सब एक, इस कविता को लिखा किसने है, तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है ना। श्रीनिवास पानुरी ने इस कविता को लिखा है। आगू करब आपन देश, इस कविता की अगर बात करें तो इसे लिखा है सुकुमार ने, है ना। सुकुमार के द्वारा इसे जो वो लिखा गया है। एक कविता है कखन हतक भोर,
कखन हतक भोर इसे प्रदीप कुमार दीपक ने लिखा है ना, इसे लिखा है प्रदीप कुमार दीपक ने। और एक है जनकपुर एक न्योता, जनकपुर एक न्योता की अगर बात करें तो इसे संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया था पहली कविता, तो पहली कविता हमने सब एक हो जाएगा, पांडुरंग जी के द्वारा लिखा गया है। एक बथिया डोंगल महुआ किताब एक भूमिका लिख ली है, तो इसकी जो भूमिका लिखी गई है वो लिखा गया है डॉक्टर दयानंद बटोही के द्वारा, है ना। डॉक्टर दयानंद बटोही जो कि संपादक रहते हैं नई लहर बोकारो के, इन्हीं के द्वारा इसकी जो वो भूमिका लिखी गई है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कोयला अरचार कविता लिखल है, कोयला अरचार कविता जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? कोयला अरचार कविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा सचिन कुमार महतो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, इन्हीं के द्वारा इस कविता को जो वो लिखा गया है। अगले सवाल पे आते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें छपल व्यंग कविता के लिखल है। व्यंग कविता जो छपा हुआ है इसमें से इस किताब में वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बता दें कि इसे लिखा है रामशरण विश्वकर्मा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक हंसी ठाठ यानी मजाकिया किस्म के कवि थे, जो कि कह सकते हैं कि कई सारे हंसी ठाठ वाले कविताओं की रचना या तो अन्य जो भी रचनाएं हुआ करती थी उनकी रचना इन्होंने जो वो किया है। साथ ही साथ फुतेश्वर करमाली की अगर बात करें तो यह भी कुछ उसी प्रकार से हंसी मजाक के ही कवि माने जाते हैं, है ना। ये भी हंसी मजाक के ही कवि माने जाते हैं। कई ऐसे कवि के रूप में, जैसे कि होता है ना एक्टर में कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़े कॉमेडियन किस्म के होते हैं, तो थोड़े ये कॉमेडियन किस्म के कवि के रूप में माने जाते हैं। थोड़ा हंसी मजाक इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि कविता हम यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है। जब कविता हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ करके भी सुनाएंगे कि कौन सी कविता इन्होंने जो वो लिखा है, जब हम लोग डिटेल में कविता को पढ़ेंगे। तो चासा कविता केकर लिखल लागे, चासा कविता जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए यही सवाल था, थोड़ी देर पहले भी इसकी चर्चा भी हम लोगों ने किया था। हम बोले थे कि चासा एक कहानी भी है ना, चासा कहानी भी है और चासा कविता भी है। चासा कहानी की अगर बात करें तो वो कहानी जो वो खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में छपा हुआ है ना, खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में छपा हुआ है और उसको लिखा था बंसीलाल बंसी ने। अगर बात करें चासा कहानी की, है ना, चासा कहानी जो लिखा है वो बंसीलाल बंसी ने लिखा है, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। जबकि चासा कविता जो है इसको लिखा है शांति भारत ने। तो दोनों में अंतर आपको याद रखना है, नहीं तो कई बार लगेगा कि सवाल ही गलत पूछ दिया है, ये कविता थोड़े ना है, ये तो कहानी है। तो दोनों चीजें हम बता दिए, चासा कहानी भी है और कविता भी है। कहानी लिखा है बंसीलाल बंसी ने जो कि खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में छपा हुआ है, और चासा कविता की अगर बात करें तो यह एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में छपा हुआ है, इसको लिखा है शांति भारत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। तनी सुन रे मानुस कविता कौन किताबें छपल है? तनी सुन रे मानुस, तो यह जो वो छपा हुआ है वो एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में छपा हुआ है। अब बोलेंगे ये तो ठीक है, पता चल गया, लेकिन तनी सुन रे मानुस इस कविता को लिखा किसने है? तो विश्वनाथ दसौंधीराज के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सोंध माटी कैसन किताब है? सोंध माटी जो वो बता दें, यह गद्य और पद्य ये दोनों प्रकार के संग्रह इसमें से देखने को मिल जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें से 10 कहानी है और 31 कविता है, तो दोनों का कहानी और कविता ये दोनों का संग्रह है, इसीलिए इसे गद्य और पद्य दोनों का संग्रह किया गया है। अगले सवाल पे आते हैं, इसका आंसर तो हो जाता ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं। सोंध माटी किताबें रचवैया लागत, तो विनोद कुमार के द्वारा इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सोंध माटी किताबें कई गो कविता छपल है? तो सोंध माटी पुस्तक में कुल 31 कविता छपा हुआ है और 10 कहानी छपा हुआ है, लेकिन आपको ये 10 कहानी नहीं पढ़ना है, आपको केवल कविता पढ़ना है, क्योंकि इसका पद्य भाग आपको पढ़ने हैं। अगला सवाल है, सोंध माटी किताबे के 2 शब्द लिखवैया के लागत। सोंध माटी पुस्तक के 2 शब्द लिखवैया कौन है? तो 2 शब्द लिखवैया इसमें से अगर बात करें तो रामदयाल मुंडा इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए इसका सही आंसर हो जाएगा। या कई जगह पे भूमिका लेखक के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि सोंध माटी किताब एक भूमिका लिख ले है, तो रामदयाल मुंडा इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सोंध माटी किताब एक पहिल प्रकाशन बछर बतावा। पहला प्रकाशन की अगर बात करें, इसका जो पहला प्रकाशन होता है वो 1990 में होता है, दूसरा प्रकाशन 2017 में होता है। सवाल है विनोद कुमार के जन्म बछर बतवा। जन्म बछर यानी जन्म वर्ष कब होता है जन्म इनका, तो 15 नवंबर 1961 ईस्वी को दारू हजारीबाग में इनका जो वो जन्म होता है, हजारीबाग जिले में। सोंध माटी किताबें छपल पहिल कविता कौन लागे। सोंध माटी पुस्तक में छपा हुआ पहला कविता कौन सा है, तो पहला कविता है आजादी क्रेस का, है ना, आजादी क्रेस का। ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि पेपर बेचवा की अगर बात करें तो इस पुस्तक की आखिरी कविता जो वो पेपर बेचवा है ना। आखिरी कविता कौन है, पेपर बेचवा, और पहली कविता जो वो आजादी क्रेस का। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एकर में कौन कविता सोंध माटी किताबें नाय छपल है। इनमें से कौन सी कविता सोंध माटी पुस्तक में नहीं छपी हुई है। अब अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि कौन सी कविता छपी हुई है कौन सी नहीं छपी हुई है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा कविता, कम से कम नाम जरूर याद रखना है। और आप सिलेबस को जितना बार आप देख सकते हैं, सिलेबस को आप मल्टीपल टाइम देखते रहिएगा, क्योंकि सिलेबस से ही आपके 30 से 40 सवाल पूछ दिए जाते हैं। और खास करके ये जो इसका सिलेबस जो है ना, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस ही इतना डिफिकल्ट है कि केवल सिलेबस को अगर आप याद करके चल जाते हैं तो 40+ क्वेश्चंस आपको केवल सिलेबस से मिल जाएगा। 30 से 40 सवाल आपको केवल सिलेबस से मिलेगा। 30 से 40 सवाल हम आपको बता रहे हैं, 30 से 40 सवाल आपको केवल सिलेबस से मिलेगा। बोलेंगे सिलेबस उतना भी बड़ा नहीं है कि 40 सवाल बन जाएगा। हम जो सिलेबस बताए हैं वो आपको डिटेल में बताए हैं, वो वाला सिलेबस आप जरूर याद रख लीजिएगा। अगर एक पथिया डोंगल महुआ में 47 कविता है तो 47 कविता को अलग अलग कवियों ने लिखा है। क्या ये 47 कविता के कवि केवल याद कर पाइएगा? यही एक आपके लिए चैलेंज होगा। अगर बात करें खोटा गद्यपद्य संग्रह में, तो उसमें से खोटा गद्यपद्य संग्रह में 14 गद्य रचनाएं हैं और 14 के 14 रचनाओं के अलग अलग लेखक हैं। सबको अलग अलग लेखकों ने लिखा है, तो यह भी एक आपके लिए चैलेंज होगा। आपको 8 से 9 किताब आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, तो यह भी आपके लिए एक चैलेंज होगा। खोटा गद्यपद्य संग्रह, उसके प्रधान संपादक ए.के. झा। फिर आपको पढ़ना है फरिश डहर, पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। खोटा निबंध बी.एन. ओदार के द्वारा लिखा गया है। फिर नाटक आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, डाह नाटक है, तो चलिए डाह नाटक को लिखा है सुकुमार ने, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से कविता में तातल और हेमाल, जो कि शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है, उसमें से 25 कविता है। हालांकि 25 का 25 कविता शिवनाथ परमाणिक ने लिखा है। खोटा निबंध में 31 कविता है, 31 कविता को विनोद कुमार ने लिखा है। लेकिन जो एक पथिया डोंगल महुआ में जो 47 कविता है, ये 47 कविता को अलग अलग कवियों के द्वारा लिखा गया है। ये एक आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा, इसको याद कर पाना, है ना। तो इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद में डिंडा गढ़वानी, जो कि एक अलग किताब आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, तो 4 पद्य भाग में, 4 गद्य भाग में, और फिर खोटा व्याकरण। 9 ठो तो केवल आपको किताब पढ़ना है ना, 9 ठो किताब पढ़ना है। तो ये कह सकते हैं कि सिलेबस आपको अपने आप में बहुत बड़ा है, इसको केवल आप याद रख लेते हैं तो यहां से काफी सवाल आपके पूछे जाएंगे परीक्षा में। एकर में कौन कविता सोंध माटी किताबें नाय छपल है। इनमें से कौन से कविता जो वो सोंध माटी पुस्तक में नहीं छपा हुआ है, तो जुबान, माटी और नारी, ये तीनों कविता तो इसमें से छपा हुआ है। जबकि अगर बात करें जोहार, है ना, यहाँ पे एक कविता आपको दिख रहा है जोहार, तो आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कविता जो वो तातल और हेमाल पुस्तक की पहली कविता है, ना कि सोंध माटी पुस्तक की, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है एकर में कौन कविता विनोद कुमार जी लिखल नाय लागे, यानी इनमें से कौन सी कविता जो वो विनोद कुमार के द्वारा नहीं लिखा गया है। अब यहां पे भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अगर यहाँ पे ध्यान से अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे भी सवाल जो वो गलती हो सकता है।
ऑप्शन है दहेज समाजे करिखा, माटी और संस्कृति, सुरूज और रोटी और किसान की जिंदगी। तो बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरूज और रोटी। सुरूज और रोटी जो वो इसको विनोद कुमार जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि दहेज समाजे करिखा, माटी और संस्कृति और किसान की जिंदगी, ये तीनों कविता जो वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। और ये तीनों कविता जो वो तीनों कविता की अगर बात करें तो यह सोंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है। जबकि अगर बात करें सुरूज और रोटी, है ना, सुरूज और रोटी अगर बात करें इस रचना की, तो यह रचना जो वो तातल और हेमाल से लिया गया है ना। तातल और हेमाल पुस्तक जो है वो वहां से इस कविता को जो वो लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरूज और रोटी, जिसको शिवनाथ प्रामाणिक ने लिखा है। अगला सवाल है भगजोगनी कविता केकर लिखल लागे। भगजोगनी कविता किसके द्वारा लिखा गया है? आपने एक भगजोगनी उपन्यास भी पढ़ा होगा विश्वनाथ दशोंधिराज का। कई बार होता क्या है कि एक नाम से कई अलग अलग रचना हो सकता है ना। एक नाम से अलग अलग रचनाएं हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक नाम से एक ही रचना हो, ऐसा नहीं है ना। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले दिखा दी कि चासा कहानी भी है और चासा कविता भी है। ठीक उसी प्रकार से एक आपने पढ़ा होगा रईस का कहानी भी है और रईस का शब्द चित्र भी है। रईस का शब्द चित्र बीएन औदार के द्वारा लिखा गया है, जबकि रईस का कहानी बंसीलाल बंसी ने लिखा है। ठीक उसी प्रकार से भगजोगनी उपन्यास भी है और भगजोगनी कविता भी है। भगजोगनी उपन्यास जो लिखा गया वो विश्वनाथ दशोंधिराज के द्वारा लिखा गया है, जबकि भगजोगनी कविता जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो भगजोगनी कविता विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है, जो कि सोंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। तातल और हेमाल किताबें के रचवैया लागत, तो शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तातल और हेमाल किताबें कई गो कविता छपल है, तो इसमें से कुल 25 कविता जो वो छपा हुआ है। तातल और हेमाल किताबें का पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। तातल और हेमाल पुस्तक की पहली प्रकाशन वर्ष अगर बात करें तो 1998 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। तातल और हेमाल किताबें प्रकाशक संस्था लागे, इसका प्रकाशक संस्था कौन सा है? तो खोठा साहित्य कुटीर, बैदमारा, बोकारो, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 70। तातल और हेमाल किताबें छपल नाय है, यानी तातल और हेमाल पुस्तक में नहीं छपा हुआ है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जोहार, जो कि इस कविता संग्रह की पहली कविता है, डहर बनाए चल रहे और बन बोने के बाघिन, ये तीनों जो कविता है, ये तीनों कविताएं जो वो एक तातल और हेमाल पुस्तक में छपा हुआ है, जिसको शिवनाथ प्रामाणिक ने लिखा है। जबकि बोनेक डाक अगर बात करें ऑप्शन सी की, तो बोनेक डाक जो कविता है इसको लिखा है विनोद कुमार ने और यह सोंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है। समझिए कि यहाँ पे एक आपको केवल परिचय बताया जा रहा है, सो इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो आप समझिए कि उतना बड़ा सिलेबस को याद करना कितना, एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एकर में कौन कविता शिवनाथ प्रामाणिक जी लिखल नाय लागे, तो यानी इनमें से कौन सी कविता जो वो शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? यहाँ पे आपको 4 कविता दिख रहा होगा, रिंझा, छाप और डायन, ये तीनों कविता तो शिवनाथ प्रामाणिक ने लिखा है। जबकि अगर बात करें हम लोग नीम की, तो नीम कविता जो लिखा है ये विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है ना। इसको लिखा है विनोद कुमार ने, जो कि सोंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। जिंदगी के डहर कविता केकर लिखल लागे। जिंदगी के डहर यह कविता जो लिखा है वो शिवनाथ प्रामाणिक ने लिखा है। सोवाइल झरना कौन किताबें छपल है। सोवाइल झरना कौन किताबें छपल कविता लागे। सोवाइल झरना जो कविता है ये किस पुस्तक में छपा हुआ है? तो बता दें कि यह तातल और हेमाल पुस्तक में छपा हुआ है, जिसको लिखा है शिवनाथ प्रामाणिक ने। अगले सवाल पे आते हैं, शिवनाथ प्रामाणिक जी के जन्म बच्छर बतावा। शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म कब होता है? तो याद रखिएगा 13 जनवरी 1950 ईस्वी को शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म होता है। कहाँ पे जन्म होता है? बैदमारा, बोकारो में इनका जो वो जन्म होता है। माता का नाम तिनकी देवी और पिता का नाम मुरलीधर प्रामाणिक, ये सभी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो कम से कम इतना चीजें आपको जरूर याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है
डिंडाक डोमानी कौन रकमे किताब लागे। डिंडाक डोमानी जो वो किस प्रकार की पुस्तक है, तो यह जो वो एक खंड काव्य है। क्या है, यह एक खंड काव्य है। अगला सवाल है, डिंडाक डोमानी खंड काव्य के लिखवैया का नाम बतावा। इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है बंसीलाल बंसी ने। डिंडाक डोमानी की अगर बात करें तो यह एक खोटा काव्य है या खंड काव्य है जिसको लिखा है बंसीलाल बंसी ने। अगला सवाल है, डिंडाक डोमानी किताबें कई गो सर्ग है। इसे सर्ग भी कहा जाता है ना, इसको सर्ग भी कहा जाता है, इसे खंड भी कहा जाता है। कई जगह पे खंड मिलेगा, कई जगह पे पर्व शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें से कुल 6 खंड है, 6 सर्ग है और 6 खंड का नाम भी आपको याद रखने। हो सकता है कि मे भी आगे चल करके आपको परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि कौन कौन सा खंड का नाम भी आपसे पूछ सकता है, जिसमें से डिंडा, सपून, डहर, हुलस्थूल, पोहा और खांधार, ये 6 जो वो इसमें से सर्ग है या 6 खंड है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है, डिंडाक डोमानी किताबें पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। डिंडाक डोमानी पुस्तक का पहला प्रकाशन वर्ष आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी, इसका जो वो पहला प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। 2019 इसका दूसरा प्रकाशन है। अगला सवाल है, डिंडाक डोमानी किताबें प्रकाशक का नाम बतावा। प्रकाशक संस्था कौन सा है इसका, यह भी सवाल काफी अच्छा सवाल है। बोकारो खोटा कमेटी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है, डिंडाक डोमानी काव्यें कौन खंड नख है, यानी डिंडाक डोमानी किताब में कौन सा एक खंड नहीं है ना। यहां से सवाल क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एक खंड नहीं है। तो डिंडा, सपून और डहर, है ना, डिंडा, सपून, डहर, ये 3 तो हम बता ही दिए, डिंडा, सपून और डहर। इसके बाद में है हुलस्थूल, पोहा और खंधार, ये 6 खंड इसमें से है, जिसमें से 3 खंड हम यहाँ पे बता दिए, 3 खंड हम लोग आगे सवाल में देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानान। मानान की अगर बात करें तो यह फरीश डहर पुस्तक जो है फरीश डहर जो पुस्तक है वहां पे हम लोग कहानी भी हम लोगों ने पढ़ा है मनान के नाम से, है ना। वहां पे हम लोगों ने मनान के नाम से एक जो कह सकते हैं कि कहानी हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है, डिंडाक डोमानी काव्य कौन सर्ग आयल है। तो डिंडाक डोमानी खंड काव्य में हुलस्थूल, पोहा, खंधार, ये आगे का 3 ये खंड है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संज्ञा के कई गो भेद हवो है। संज्ञा के कई गो भेद हवो है। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि अगर क्लियर कुछ भी ना लिखे तो आप 5 आंसर कर लीजिएगा, लेकिन अगर फिर यहाँ पे आपको पूछे कि रचना के आधार पे कितने भेद होते हैं, इतिहास या उत्पत्ति के नजर से संज्ञा के कई गो भेद हवो है, तो इतिहास या उत्पत्ति के नजर से अगर बात करें तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। वहां पे हम लोगों ने चर्चा भी किया है। जबकि अगर बात करें रचना के आधार पे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना, गोठवाचक और द्रव्यवाचक या चीज वस्तुवाचक। ये 5 जो वो कह सकते हैं कि संज्ञा के भेद होते हैं। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी। संज्ञक औजी अवैया शब्द के की कहल जाए, तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सवाल है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, है ना। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक, ये आपने चारों भेद के बारे में आप लोगों ने अच्छे से इसे जो वो पढ़ा होगा। अगला सवाल है, क्रिया के मूल रूप के की कहल जाए, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। लोटा पानी शब्दें कौन समास कर प्रयोग भेल है, तो लोटा पानी की अगर बात करें तो यहाँ पे द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जेकर में अलगाव या एक दोसर से तुलना करल जाए ओकरा की कहल जाए, तो जहां पे अलगाव की स्थिति हो उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। या तो फिर एक दूसरे से अलगाव का भाव हो या तो फिर एक दूसरे से तुलना किया जा रहा हो, तो वैसे को हम लोग अपादान कारक के अंतर्गत रखते हैं। अगला सवाल है, खोठाएं बहुवचन बनावे खातिर कैसन शब्द जोड़ल जाए। खोठा में बहुवचन बनाने के लिए किस प्रकार का शब्द
जोड़ा जाता है। तो ऐन वैन गुला गुलिन ये दोनों जो वो ये सभी प्रकार के शब्दों को जोड़ा जाता है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। उपसर्ग कर प्रयोग करल जाए, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है तो शब्द के आगे प्रयोग किया जाता है। हो सकता है कि उपसर्ग इसके बारे में ना पूछ करके कोई शब्द दे दे और यहाँ पे पूछ लेकिन इनमें से कौन सा इस उपसर्ग से बना हुआ शब्द है ना, या इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। एकर में कौन महाप्राण ध्वनि हक है। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण आपने पढ़ा होगा अच्छे से। अल्प प्राण कहते हैं किसी भी वर्ग के पहली तीसरी और पांचवी, है ना, पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है किसी भी वर्ग का वो क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण कहने का तात्पर्य है कि जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कम हवा निकलता हो उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण कहने का तात्पर्य है जब हम लोग किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से अधिक हवा निकलता है उस वर्ण के उच्चारण के समय में, तो इसलिए उसे महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण जो होता है वो किसी भी वर्ण का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, जबकि महाप्राण की अगर बात करें तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से अघोष और घोष भी आपने पढ़ा होगा। हर एक वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वर्ण जो होता है वो अघोष कहलाता है, जबकि तीसरा चौथा पांचवा जो वो घोष कहलाता है ना। तो ये सारी बातें आपको पता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि महाप्राण ध्वनि, तो देख लीजिए दूसरा और चौथा जो दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है। अगला सवाल है कि पठियर शब्द के पुल्लिंग रूप की हवे पार है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाठा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल है कि हम घर जाही हिया सर्वनाम की है, तो सर्वनाम यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम, है ना। हाम हो जाएगा यहाँ पे क्या, सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम में भी अगर पूछा जाए कि किस प्रकार का सर्वनाम है तो पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे प्रयोग किया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अगर बात करें तो हम लोग उत्तम पुरुष की बात करते हैं, जैसे कि हाम, त्वय और उ। तो हाम जो होता है वो उत्तम पुरुष, त्वय यानी सामने वाला जो होता है दूसरा पर्सन जो होता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं, और जो तीसरा यानी अन्य जो होता है उसको अन्य पुरुष कहा जाता है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। महेश गोलवार जी के जन्म बछर बतावा, तो 1 फरवरी 1911 ईस्वी को गोला रामगढ़ में इनका जो जन्म होता है, इसलिए इनका नाम में भी गोलवार लगा हुआ है। अगला सवाल है बंसीलाल बंसी जी के जन्म लिखल कहानी का नाम बतवा। बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखी गई कहानी का नाम आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हेराइल हाँसी की अगर बात करें, है ना, हेराइल हाँसी, तो यह फरीश डहर पुस्तक में छपा हुआ है। मांझो अगर बात करें तो भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है। सौंध माटिक टान इसे बीएन ओहदार ने लिखा है, जबकि चासा की अगर बात करें तो इसे लिखा है बंसीलाल बंसी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। उ अनखाय दुसट लागे ही ई वाक्य अनखाय कैसन शब्द लागे। यहाँ पे अनखाय मतलब क्या होता है, अत्यंत, है ना, मतलब दुष्ट तो है लेकिन अत्यंत दुष्ट है, बहुत ज्यादा दुष्ट है। तो यहाँ पे अनखाय शब्द जो वो कैसा शब्द है, तो यहाँ पे ये विशेषण की भी विशेषता बतलाता हो तो उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दुष्ट जो वो क्या है, वो विशेषण है ना। दुष्ट यहाँ पे क्या है, विशेषण है। ऊ यहाँ पे क्या है, तो ऊ जो वो सर्वनाम है, ऊ क्या है, सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि दुष्ट में भी कैसा है, तो बहुत दुष्ट है ना। दुष्ट में भी कैसा है, बहुत दुष्ट है। बोलेंगे गरीब तो है लेकिन बहुत गरीब है, तो बहुत वहां पे क्या हो जाएगा, यानी विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है, तो वो प्रविशेषण कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। खोठाएं कई गो स्वर वर्ण है, तो खोठा में कुल 8 स्वर वर्ण है ना। अ में अ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए और ओ, ये 8 वर्ण है जो कि खोठा के स्वरों के अंतर्गत आता है। खोठा के 8 स्वर वर्ण हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है कि मौसम विज्ञानी उपनाम में जानल जाए, तो एके झा जी को मौसम विज्ञानी के उपनाम से जाना जाता है। अगला सवाल है महुअक भनिता कविता के लिखल है। महुअक भनिता कविता जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो महुअक भनिता की अगर बात करें तो एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में छपी हुई कविता है जिसको लिखा है अतुल चंद्र मुखर्जी ने, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है।
पियासल धरती कविता के कवि लागत। पियासल धरती जो कविता है, इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है और किस पुस्तक में छपा हुआ है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी सेशन आपको दिए जाएंगे। पहला जो 2 सेशन होगा, है ना, पहला जो दो टेस्ट होगा वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। बाकी के जो आगे के टेस्ट होंगे, वो टेस्ट जो होंगे वो आपके लिए पेड ग्रुप जो होता है, पेड ग्रुप में वहां पे या तो फिर एप्लीकेशन में होगा। और इसका जो फी होगा बिल्कुल नाम मात्र का फी होगा, एकदम जो कम से कम फी हो सकता है, उस नॉमिनल फी में कह सकते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे यह टेस्ट। अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा 9708305319। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, इच्छुक हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले टेस्ट में या अगले सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए टेस्ट के साथ में। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।